नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद इंडिया अलायंस पूरी तरह बौखलाया हुआ है। जहां एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं जयराम रमेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3 सवाल केंद्र सरकार से पूछ लिए। इसके बाद आम आदमी पार्टी कैसे पीछे रह जाती। आतिशी मारलेना जो कि दिल्ली में मंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा सवाल उठा दिया कि ये जो चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है ये तो बीजेपी के आदमी है, क्योंकि जब बीजेपी लाई थी आनंद फानंद में किस तरह इनकी नियुक्ति की गई थी और उसके बाद अब जो है क्या दिक्कत हो गई ये बताएं कि बीजेपी का ही खास आदमी है, बीजेपी ने नियुक्ति की तो फिर अचानक इस्तीफा क्यों। एक पत्रकार ने आतिशी मारलेना से यह भी सवाल कर दिया कि जब ये अरुण गोयल की नियुक्ति हुई थी आप उस समय भी सवाल उठा रहे थे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गए कि यह आनंद फानंद में नियुक्ति क्यों की गई और इसकी जांच की जाए, ऐसी जल्दबाजी क्या थी। पत्रकार ने सवाल किया कि आतिशी जी आप तब भी सवाल उठा रहे थे जब ये अरुण गोयल नियुक्त हुए थे और आज जब ये इस्तीफा दे रहे हैं तो अब आप कह रहे हो ये बीजेपी के आदमी है, इन्हें क्यों हटा दिया गया। अगर वो बीजेपी के ही आदमी हैं, बीजेपी ने ही नियुक्त कर दिया था नियमों को ताक पे रखते हुए और बीजेपी ने हटा दिया तो इससे आपको दिक्कत क्या है। आपको तो खुश होना चाहिए कि जो बीजेपी का खास आदमी था वो चुनाव आयुक्त तब नहीं रहा। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी ने कहा हो भाई सब लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, कल को जैसे ईवीएम को मुद्दा बनाया जा रहा है, सारा विपक्ष क्या कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, अगर मोदी जी बिना ईवीएम के चुनाव करवा दें तो फिर तो ये जीत ही नहीं सकते, 40 नहीं पार हो सकता। किस तरह की बातें उठाई जा रही हैं, इसके पीछे का एक सीधा मकसद समझ में आ रहा है। रही बात अरुण गोयल की, जहां तक मेरे पास जानकारी है मैं आज आपको बता रहा हूं कि इसके पीछे कोई और कारण नहीं है, केवल इनको प्रमोट किया जा रहा है। ये जो इसके पहले इस्तीफा हुआ है ये केवल मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के आपस की तनातनी का मामला केवल इसलिए है कि अभी एक और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। भाई जो अच्छा काम करेगा उसको तो प्रमोट कर देंगे। तो ये जो विपक्षी दल हैं इनको दिक्कत क्या हो रही है मुझे समझ से परे है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट सारे लोग मिलकर के सवाल उठा रहे थे जब ये अरुण गोयल की नियुक्ति हुई थी। अब ये हटाए गए हैं तो भैया हटाए गए नहीं है, एक आदमी खुद इस्तीफा दे रहा है, मीडिया में बोल नहीं रहा, सवाल तो किससे पूछना चाहिए। आपके पास तो पूरा मीडिया है, पूरा आमला है, पता करो। रवीश कुमार जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार बनते थे एनडीटीवी के, आजकल यूट्यूबर हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि साहब इसके पीछे निजी कारण है या क्या है बताना चाहिए। क्यों दिक्कत है भाई आपको, और ज्यादा दिक्कत हो रही है तो जाओ पूछ लो, आपके पास तो पूरा अमला है, आपका पूरा तंत्र है, सिस्टम सारा आपका है। पता लगाओ कि ऐसा क्या हुआ कि आप जो बीजेपी का या आप कहें मोदी का खास आदमी था उसने चुनाव के एन पहले इस्तीफा क्यों दे दिया। भाई वो तो जो है मेन आदमी थे, उनके हाथ में कितने राज्यों की कमान आनी थी। पश्चिम बंगाल में हाल ही में वो मीटिंग करके आए, उसके बाद कश्मीर की मीटिंग होनी थी, यानी एक इतना बड़ा पोस्ट का आदमी जिसको अभी रिटायर होने में भी काफी टाइम बचा था और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का नंबर था। सोचिए ऐसा आदमी इस्तीफा क्यों दे देगा। मोदी जी का आदमी होता तो वो मोदी जी के पास जाता और जो भी समस्या थी बताता और वो समस्या मोदी जी दूर कर देते, बजाय उसके कि वो इस्तीफा देता। तो ये समझ में आ रहा है जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं इसके पीछे का एक ही कारण है, इस विपक्ष को जो भी मोदी कदम उठाएंगे उसके ऊपर सवाल उठाना है और इनको अल्टीमेटली सिद्ध यह करना है कि ये जो चुनाव हुआ है जिसमें मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, सारे न्यूज चैनल के सर्वे, सभी एजेंसियों के सर्वे ये बता रहे हैं और लोग बता रहे हैं देश के कि इस बार फिर से एक बार मोदी सरकार। आंकड़ा कितना होगा, मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, क्या वो 400 के पार जाएगा, बीजेपी को 370 मिलेंगी, 370 जाएगा या 300 तक रह जाएगा, ये कोई कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि सभी सर्वे ये बता रहे हैं कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर से मोदी जी बनने जा रहे हैं। तो ये विपक्षी पार्टियों ने बाकायदा इसके लिए कुछ लोगों को हायर किया है और मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि कुछ विदेशी ताकतें इस कदर हावी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों को इस काम पे लगा दिया है, कुछ न्यूज चैनलों को इस काम पे लगाया गया है कि वो जनता से पूछेंगे चुनाव कैसे होना चाहिए, जो कहेगा ईवीएम से उनसे कहलवाया जाएगा और वो एक नैरेटिव बनाया जाएगा चुनाव आते आते
कि चुनाव जो है बैलेट पेपर से कराया जाए, ईवीएम से नहीं कराया जाए, क्योंकि ईवीएम में तो गड़बड़ी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है, जैसे आपके घर में कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर में आप गणित है 2 गुना 2 जमाओगे तो 4 आएगा, 2 प्लस 2 करोगे 4 आएगा, 2 से 5 को भाग दोगे कुछ और आएगा। उसमें कोई दूर से बैठा हुआ व्यक्ति उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और इसको चुनाव आयोग ने इसको बाकायदा सब लोगों को चुनौती दी है कि आओ और प्रूव करो। जो मशीन किसी से कनेक्ट नहीं है, जो मशीन सीधी सीधी टेम्पर नहीं हो सकती, इस पर प्रूव हो चुका है। आप कह रहे हो जी ये नहीं होना चाहिए, बैलेट से कैसे होना चाहिए? बैलेट से तो पहले होता ही था। आज के मोदी के सरकार के भी पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, ये तो ईवीएम तब आई, और इसी ईवीएम के चुनाव से 2 बार कांग्रेस सत्ता में रही, उसके पहले भी आई। तो भैया ईवीएम तो 20 साल से चल रही है। और बैलेट का परिणाम हमने पश्चिम बंगाल में हाल ही में देखा कि जिस तरह से बैलेट से चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल जैसी जगह में तो हो नहीं सकता। आपको पता है कि जो बूथ कैप्चर करने वाले हैं उनके लिए सरल क्या है? बजाय ईवीएम के बैलेट पे ठप्पा लगाना सरल है, ठप्पा लगाते जाएंगे, पन्ने फाड़ के फेंक दो। और आपको एक और बात बता दूं, बहुत बारीकी की बात आज आपको बता रहा हूं कि अगर बैलेट से गिनती होती है, उस वोट को इनवैलिड करना और ईवीएम को इनवैलिड नहीं कर सकता कोई। क्योंकि मैंने देखा है खुद कि जब वोटों की गिनती होती है, अगर प्रशासन का व्यक्ति कोई मिल जाए और वो जो गिनती कर रहा है बैलेट की, उसको अगर वो इनवैलिड करना चाहे तो बैलेट पर कोई भी निशान बना देगा। अंगूठे में स्याही लगा लेते थे अधिकारी, हमने देखा कि वहां गिनती है, नीचे स्याही रखी है, स्याही लगाई और मोड़ने का, फोल्ड करना है, खोलना है, उस पर स्याही का निशान लगा दिया। इसी से वो इनवैलिड हो जाता है। जबकि ये स्याही लगाना, निशान लगाना, जैसा आपने चंडीगढ़ चुनाव में देखा ना, आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, वो वीडियो देखा, किस वजह से इनवैलिड हुआ? क्योंकि वो बैलेट का चुनाव था और जो प्रिजाइडिंग अफसर उसमें बनाए गए थे, जिसको लेकर के अभी तो आतिशी मारलेना नाम भी ले रही थी उनका, और कह रही थी कि जो अनिल मसीह है उसको प्रेसिडेंट अफसर बना दो साहब, चुनाव आयुक्त बना दो उसको। ये सवाल उठा रहे थे ना, अनिल मसीह ने क्या किया था? बैलेट से चुनाव हुआ था और उस पर निशान बना दिया। निशान बनाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वोट आपने इनवैलिड कर दिया और इसीलिए ये चुनाव नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ अगर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव ईवीएम से हो रहा होता, तो मैं आतिशी मारलेना से ही पूछना चाहता हूं, क्या उसमें कोई प्रेसिडिंग ऑफिसर गड़बड़ी कर सकता था? बताएं जरा मुझे। उत्तर है नहीं, क्योंकि सबके सामने दिखता। आपने संसद में देखा है कि जब कोई संसद के अंदर बिल पेश होता है, उस पर वोटिंग होती है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, हालांकि वहां पर्चा भी होता है, लेकिन आप देखेंगे 1 सेकंड के अंदर वोट का पैड सबके पास होता है, उसमें यस और नो दबाना होता है, तीसरा ऑप्शन उसमें कुछ भी स्थिर रहने का है कि आप नहीं भी कोई वोट करना चाहते हैं, और 3 ऑप्शन होते हैं, यानी हर सांसद के पास 3 बटन होते हैं, और उसमें 1 सेकंड के अंदर पूरा स्क्रीन पर होता है और टीवी में लाइव चल रहा होता है। पर्ची से गिनता होगा, पर्ची पे साइन करने हैं, आपने बिल के फेवर में किया कि इसके विरोध में किया, उसको गिनने में अभी टाइम लगेगा, 2, 3, 4 घंटे लग जाएंगे। यह आधुनिक मशीन इसलिए लाई गई समय के हिसाब से, लेकिन जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, अब चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाएंगे, और आप गारंटी से लिख लीजिए मोदी सरकार इस काम को अब करेगी, क्योंकि जिसने इस्तीफा दिया है, अभी आप देख लीजिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट के जो जज थे, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद सवाल उठ रहे थे, उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ने की बात तय कर ली। भाई ये भी तो हो सकता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की किसी सीट से चुनाव मैदान में उतारे जा रहे हो। जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो आईएएस अधिकारी हैं, मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं, बड़े उसका अनुभव का फायदा आज आप देखिए कि उनके अनुभव का लाभ पूरे देश ने उठाया। मोदी की सरकार में वो मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने विदेश नीति पर काम किया, वो इतना बेहतरीन है कि हमारे देश के दुश्मन पाकिस्तान और चाइना भी उसकी तारीफ करते हैं। तो ये जो चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है अरुण गोयल ने, मेरे पास जो जानकारी है वो ये कि इनको भी कहीं किसी सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है, और वो चुनाव ना भी लड़ें, उनको राजनीति में उनका देश के लाभ के लिए कहीं और उपयोग किया जा सकता है।
लोकसभा में तो नहीं उतारा जाएगा। लोकसभा में वो मजे हुए खिलाड़ी उतरते हैं जो भाषण देने में हो, जो पब्लिक मीटिंग गैदरिंग कर सकते हो, और ये जो आईएएस अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, इनका इस तरह का कोई अनुभव होता नहीं है। तो ये जो है, जैसे विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर हैं, वो जिस तरह से राज्यसभा में लाए गए, इसी तरह से राज्यसभा में इनको लाकर कुछ ऐसे काम महत्वपूर्ण हैं जो इनके पास अनुभव है, और वो अनुभव के आधार पर इनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर एक मुद्दा बना रही है। और मेरे पास तक ये खबर है कि चुनाव के जिस दिन रिजल्ट आएंगे, लोकसभा चुनाव के, उस दिन ये विपक्षी पार्टी कोई ना कोई दंगा फसाद करा सकती हैं, इसको लेकर प्रदर्शन किए जा सकते हैं, और इसके पीछे जोर सोरस की टीम काम कर रही है। क्योंकि मोदी का ग्राफ ऊपर ना बढ़ जाए, इसको लेकर जिस तरह से किसान आंदोलन खड़ा किया गया मोदी को बदनाम करने के लिए, इसी तरह ईवीएम के नाम पर भी मोदी को बदनाम किया जाएगा कि ये जो चुनाव हुए हैं मोदी ने बेईमानी से जीता है, ईमानदारी से जनता ने इनको नहीं चुना है, और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में एक आदमी पोस्ट पर रहते हुए कोई बात बोलेगा, उसकी वजन उतना नहीं है, जबकि वो बाहर प्राइवेट तौर पर हो जाएगा तो बीजेपी के पक्ष में खड़ा होगा, और अंदर जो साजिश चल रही है उसका वो खुलासा करेंगे। तो ये साजिशों का खुलासा अगले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा, और जिस पर आज ये टेशू बहा रहे हैं विपक्षी पार्टी, अरुण गोयल के हितैषी बन के दिखा रहे हैं, देखना होगा जब इनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी उसके बाद ये किस तरह से चिल्लाएंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।